हेलो स्टूडेंट, मैं सभी का स्वागत करता हूं फिजिक्स ज्ञान मुकेश नायक चैनल पे। आज हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं बच्चों क्लास 10 का साइंस पार्ट 1 का। आप लोगों को ग्रेविटेशन चैप्टर्स पढ़ने जा रहे हैं हम लोग। इसमें भी हम लोग सेकंड लेक्चर पे आके पहुंच गए बच्चों। सेकंड लेक्चर में आप लोगों को केप्लर्स लॉ पढ़ना है। इसके पहले आप लोगों को मैंने सबसे पहले कुछ जो सवाल थे उसका जवाब भी दे दिया। साथ में आप लोगों को न्यूटन्स लॉ तो 3 कौन से है ये भी बता दिए। साथ में बच्चों आपको सर्कुलर मोशन, सेंट्रीपिटल फोर्स क्यों होता है, ये डिटेल में बच्चों लेक्चर नंबर 1 में आप लोगों को पूरे कंटेंट मिलने वाला है। बच्चों हम लोग कंटेंट के साथ साथ कॉन्सेप्ट पढ़ने जा रहे हैं। मतलब बुक्स का पढ़ना और कॉन्सेप्ट को पढ़ना, इसमें बहुत डिफरेंस होता है बच्चों। मतलब आप लोगों को गेन करना ये चीज अलग है। गेन करना, हाँ, मतलब नॉलेजेबल चीजें कोई गेन करने से हम लोग 11th-12th में भी बहुत बड़ा फायदा हो सकता है बच्चों। आप मेरे चैनल पे जाके विजिट कर सकते हैं। पूरे 11th-12th के बहुत बढ़िया बढ़िया मैंने लेक्चर्स आपके लिए बनाया है बच्चों। आपको भी आगे बहुत काम आने वाले। तो सबसे पहले बच्चों केप्लर्स लॉ, आपको पता है न्यूटन्स लॉ, आपके पहले ही भी केप्लर्स लॉ आ गए थे। उन्होंने भी कुछ यूनिवर्सल के बारे में बताया था। आपको पता है बच्चों कि गैलीलियो नाम के एक साइंटिस्ट है, उन्होंने आपके मालूमात के लिए टेलीस्कोप है ना, जो स्टार प्लैनेट जो भी चीजें यूनिवर्स में, उसकी पढ़ाई में बच्चों बहुत समय दिया था और उन्हें बहुत सारे ऑब्जर्वेशंस भी किए थे। और इस ऑब्जर्वेशन को उन्होंने कुछ थ्योरीज दी है। वो थेरोटिकली थे, प्रैक्टिकली नहीं थे उस टाइम पे बच्चों। थोड़ा थेरेटिकल कुछ टेलीस्कोप के थ्रू उन्होंने बताया कि क्या क्या हो रहा है, क्या क्या नहीं है, सभी चीज गैलीलियो ने बताए थे बच्चों। आपको मालूमात होनी चाहिए, गैलीलियो बहुत बड़े साइंटिस्ट है। उन्होंने टेलीस्कोप के बारे में और उस पे जो भी प्लैनेट, सैटेलाइट, जो भी चीजें बच्चों, उसके बारे में बहुत सारा सर्च किया है। मैं इसके बारे में ज्यादा डिस्कशन नहीं करूंगा, आपको बोर्ड लेवल पे इतने सवाल आते तो नहीं है। मैं डायरेक्टली केप्लर्स लॉ की चीजें बताऊंगा। ये 3 लॉ है बच्चों केप्लर्स के। जैसे न्यूटन के 3 लॉ थे, हमारे न्यूटन साहब के हमारे 3 लॉ थे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, वैसे इनके भी 3 लॉज है। लेकिन बच्चों हम लोग ये 3 लॉ पढ़ने से पहले कुछ मैं आपको बेसिक्स चीजें समझाने की कोशिश कर रहा हूं। सबसे पहले बच्चों इस चीज को हम लोग सर्कुलर मोशन बोलते हैं। पता है बच्चों, मैंने सर्कुलर मोशन बताया था बच्चों। इलिप्स क्या होता है, ये बात देखो, ये सर्कल है आपका, ये ठीक है, और ये थोड़ा सा उसको ऊपर से दबा दो। देखो दबा दिया मैंने थोड़ा, है ना, अंडा अंडा भी नहीं है ऐसे बच्चों। ये इलिप्स हो गया। ये सर्कल है, ये इलिप्स है। आपके लिए सर्कल और इलिप्स में फर्क समझ में आ रहा है, थोड़ा चपटा होता है। रही बात बच्चों इस चीज को देखो, ये ज्यादा लेंथ वाला जो होता है उसको मेजर एक्सिस कहते हैं बच्चों। क्या नाम है बच्चों इसका? मेजर एक्सिस नाम है, ठीक है। और ये चीज को नाम देते बच्चों माइनर एक्सिस। क्या नाम है इसका? माइनर एक्सिस। जैसे कि इसको नाम दिया बच्चों ए, और इसको कुछ भी नाम दे सकते हो, एक्स वाई जेड जो देना है दे सकते हैं, ठीक है बच्चों। इस चीज को हम बोलते हैं सेमी मेजर एक्सिस। इन 2 सेमी मेजर एक्सिस से आपको 2a इतना डिस्टेंस मिलता है, उसको मेजर एक्सिस कहेंगे। और इसको बच्चों बी नाम दे, जो भी देना दे दो यार, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। इसको बी नाम दिया तो इस चीज को हम कहते हैं सेमी माइनर एक्सिस। क्यों पढ़ा रहे सर, क्या रीजन है बताऊंगा, टेंशन मत लेना भैया, कोई चीज का टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं आपके साथ में हूं। थोड़ा थोड़ा सब्र रखना, ठीक है। सेमी मेजर माइनर समझ में आ गया। क्यों मेजर है बच्चों? क्योंकि इसकी लेंथ लग रही भी है। जैसे कि एक्चुअल में अगर आप लोग ऐसे निकालोगे तो और भी अच्छे समझ, देखो अब समझ में आ रहा है। लेंथ ज्यादा है, इसकी लेंथ कम है। ज्यादा है उसको मेजर ही कहते हैं ना, कम वाले को माइनर कहते हैं हम लोग। तो चलो बच्चों आगे बढ़ रहे हैं। सेमी मेजर एंड माइनर एक्सिस क्या है मैंने आपको डिटेल में बता दिया। उसके बाद में बच्चों जैसे कि यहां पे सेमी मेजर माइनर, इलिप्स भी समझ में आ गया आपको। सर्कल चीज गोल होती, इलिप्स थोड़ा चपटा होता। अंडे खाए बंडे, है ना, संडे और मंडे रोज खाए अंडे। चलो इसके बाद में बच्चों थोड़ा सा आगे बढ़ रहे हैं हम लोग।
जैसे कि इस पे दो पॉइंट्स होते बच्चों, इसको कहते हैं फोकाई। फोकाई, फोकस भी कह सकते हैं एक को, ये मतलब प्लूरल फॉर्म है फोका एक्चुअल में, मतलब ज्यादा, एक से ज्यादा रहे तो फोका कहते हैं बच्चों। ये जो है ये सेंटर से सेम दूरी पे होना चाहिए। हाँ, एक बात ध्यान रखना है। अब ये चीजें क्यों होना चाहिए, क्या होना चाहिए, मेरे 12 का अगर ग्रेविटेशन चैप्टर देखोगे उसमें बहुत डिटेल में चीजें मिलेगी बच्चों आपको, ठीक है। आपको आपके मालूमात के लिए 11th में सेम चैप्टर है। अगर 11 की बुक खोलोगे आप, ओपन करोगे और ओल्ड सिलेबस की 12 की सिलेबस की बुक्स ओपन करोगे तो सेम चैप्टर बच्चों, समझ लो कितना इंपॉर्टेंट चैप्टर आपके लिए। तो क्या होता है बच्चों, देखो इसको दो फोकाई कहते हैं। सन यहां हो सकता है, यहां हो सकता है, आपकी मर्जी, जहां रखना है रख दो। आपके बुक्स में शायद इधर रखा है, कुछ लोग इधर भी रखते हैं। 12 पे जाओगे तो इधर रखते हैं, चलो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं यहां पे रख रहा हूं। ये है हमारा सन, जानबूझकर मैं रेड पेन से निकाल रहा हूं, ठीक है। यह हमारा जो है बच्चों ये है सन। ओके सर, एक बात ध्यान में रखना, आपको पता है बच्चों ऑल द प्लैनेट रिवॉल्व अराउंड द सन। जितने भी अपनी प्लैनेट है सोलर से, पता है ना आपको, तो बच्चों सोलर सिस्टम से उसमें सभी प्लैनेट रिवॉल्व अराउंड द सन करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहां पे अगर हमारी अर्थ हो या कोई भी हो सकता है यार, नेपच्यून, प्लूटो, जो भी लिखना है लिख लो, है ना, यूरेनस, जो भी। तो ये इधर 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 आती, इधर, समझ में आ रहा है, समझा मैंने इसको अर्थ बोल दिया, कोई टेंशन नहीं, ठीक है बच्चों। जब ये नजीक का मतलब नजीक का जो डिस्टेंस होता है कहां से, सन टू अर्थ, इसके लिए नाम दिया गया है बच्चों पेरिजी। आपके बुक्स में नहीं है लेकिन मैं बता रहा हूं, ठीक है। और जब सन से अर्थ बहुत दूर जाती है उसको कहते हैं एपोजी, ठीक है। मतलब सन से बहुत नजीक, जब भी हमारा अर्थ नजीक होती, सबसे क्लोजेस्ट, मतलब सन से सबसे क्लोजेस्ट जब अर्थ हो तब उसका नाम दिया गया पेरिजी। जब सन से हमारी अर्थ सबसे दूर जाती है सर्कल में, सर्कल नहीं इलिप्स में, सर्कल की वर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं, हमको आदत होती है ना, तो अपोजी कहा जाता है बच्चों। ये वर्डिंग आपके दिमाग में होनी बहुत जरूरी है, ये आपका बेसिक कॉन्सेप्ट है, समझ में आ रहा है बच्चों। और कुछ वर्ड मैं बताऊंगा आपको, पहले समझ लो, केप्लर्स लॉ के पहले ये चीजें पता होना बहुत जरूरी है। एक बात बताता बच्चों, अगर अर्थ यहां से वापिस वही जगह पे रिवॉल्यूशन करती है तब उसको पीरियड कहते हैं, या टाइम पीरियड भी कहते हैं, ठीक है, टाइम पीरियड बोलो, ठीक है। और इसका कैपिटल टी फार्मूला होता है, एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन करना उसको पीरियड, टाइम पीरियड कह सकते हैं। पीरियड बोलो, टाइम पीरियड बोलो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है बच्चों। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेमी मेजर, हम लोग आर से दिखाने वाले सेमी मेजर माइनर जो भी एक्सिस है, ठीक है। ये वर्ड आपके दिमाग में होना चाहिए। उसके साथ में बच्चों आपको स्पीड क्या डिफाइन होती है, स्पीड का फार्मूला भी पता होना बहुत जरूरी। स्पीड होता है सिंपल सा डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्यों बच्चों, सभी चीजें आपको मैं बता दूंगा, टेंशन मत लेना। इलिप्स किसको बोलते हैं, चपटा, सर्कल को चपटा करना है, ऐसे दबाना है, ठीक है। स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम। इसके बाद में एरियल वेलोसिटी एक वर्ड आने वाला बच्चों। एरियल वेलोसिटी आपके बुक्स में नहीं है लेकिन पता होना चाहिए कि dA/dt लिखते हैं, मतलब चेंज इन एरिया डिवाइड बाय चेंज इन टाइम। सभी चीजें मैं कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगा बच्चों। पहले समझ लो कि सर्कल क्या चीज है, ये गोल सर्कल, ये ऐसे, इसका रेडियस हमेशा सेम होता है, कहीं से भी गिनो, ये कहीं से भी गिनो रेडियस सेम होता है। क्या इसका रेडियस सेम होता है इलिप्स का, नहीं बच्चों। इलिप्स का रेडियस ये सेमी मेजर है, ये सेमी माइनर है, ठीक है। मैंने आपको सन के नियरेस्ट अगर हमारा प्लैनेट हो तो पेरिजी कहते हैं, सन से फर्देस्ट सबसे दूर होता है तब एपोजी कहते हैं। सेमी मेजर सेमी माइनर एक्सिस क्या होता है मैंने बता दिया। फोकाई क्या होता है, फोकाई तो आपको पता होना चाहिए, सन के दो पोजीशन से बच्चों, ठीक है। ये स्पीड क्या होता है, मैं आप लोगों को अभी आप लोगों को तीनों लॉ दूंगा और इस लॉ का इसमें बहुत ज्यादा फायदा होना है। मतलब कॉन्सेप्ट पहले समझ लो बच्चों, बाद में लॉ पढ़ना बहुत ईजी होता है, ठीक है। तो बच्चों चलो हम लोग अभी लॉ पढ़ने के लिए तैयार है। नेक्स्ट बच्चों मैंने 2 लॉ लिख के रखे हैं, तीसरा लॉ बाकी है, समझा दूंगा, टेंशन मत लेना। केपलर का फर्स्ट लॉ यह कहलाता है कि कोई भी ऑर्बिट में जो भी प्लैनेट मूव होता है वो इलिप्टिकल ऑर्बिट में होता है, ऐसे
कभी सर्कुलर मोशन में नहीं होता बच्चों, ऐसे नहीं करते कि ये सन है सर हमारा, देखो ये, और ये प्लेनेट हमारा मूव हो रहा है सर्कुलर, नहीं। हमारा जो प्लेनेट है वो पहला लॉ ये कहलाता है कि हमारा प्लेनेट सन को कैसे इलिप्स में मूव करता है बच्चों। प्लैनेट इन इलिप्स विद द सन जो है हमारा एक फोका होता है, एक तो यहां होगा फोका, नहीं तो यहां होगा, जो आपकी मर्जी चाहे, ठीक है। तो ये फोका है आपका, ठीक है, और ये हमारा सन है, और ये हमारी अर्थ, जो भी मानना है मान लो, ठीक है। तो सबसे पहले पहला लॉ क्या है, हर प्लैनेट सन को इलिप्स के ऑर्बिट में मूव करता है बच्चों, ठीक है, ओके। इस लॉ को केपलर लॉ के ऑर्बिट लॉ भी कहते हैं कभी कभी, ठीक है, ऑर्बिट लॉ भी कहते हैं। दूसरा जो लॉ है बच्चों आपके लिए, यहां पे लाइन ज्वाइन द प्लैनेट शिफ्ट आउट इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, समझा दूंगा बच्चों, बहुत डिटेल्स में है ये लॉ थोड़ा समझने के लिए बच्चों थोड़ा कंसंट्रेशन बढ़ाना पड़ेगा आपको। सबसे मुझे बताओ, इसका कहना यह है कि जैसे कि आपने कहा है सर ये है इलिप्स, सर इतना अच्छा गंदा गंदा निकालते आप, हाँ चलो समझ लो बच्चों, मेरी ड्राइंग समझ में आएगी आपको ठीक है। जैसे कि हमने माना कि सन यहां है, ठीक है, ये सन है बच्चों हमारे, ओके। जैसे कि बच्चों एक एग्जांपल पे तौर पे मेरा यहां पे जो भी प्लैनेट है बच्चों उसको P1 नाम देंगे, जो भी नाम देना है P2। प्लैनेट यहां से यहां तक, और भी ज्यादा लेता, ठीक है, यहां से यहां तक जाने में बच्चों 1 सेकंड टाइम लग रहा है, जूम, ये जूम इतना जा रहा है, मतलब बच्चों इतना एरिया इसने कवर किया है, सोचो सोचो थोड़ा, ठीक है। ये मतलब P1 ये जो एरिया है बच्चों, ये एरिया 1 सेकंड में इतना कवर किया है उसने, अच्छी बात है सर। लेकिन बच्चों उसने कहा है कि इक्वल एरिया इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कवर करना पड़ेगा उसको। ये बहुत ज्यादा सर्कल बड़ा लग रहा है मेरे ख्याल से, थोड़ा सा छोटा करते हो क्योंकि इतना बड़ा इलिप्स बुरा लग रहा है ना, हाँ अभी भी बड़ा लग रहा है। चलो ठीक है बच्चों, समझ लो, मेरी ड्राइविंग समझ में आ गई आपको ठीक है। अब देखो बच्चों, उसके बाद में थोड़ी देर के बाद इसने यहां पे आ गए सन, मतलब यहां कोई है P3 बोलेंगे और इसको P4 बोलेंगे, देखो ये और ये, ठीक है, समझ में आ रहा है भैया। तो आपको नहीं क्या, यहां का भी जो एरिया है बच्चों वो इक्वल होना चाहिए, ये भी 1 सेकंड में, मतलब देखो इक्वल एरिया इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम 1 सेकंड में, और यहां 1 सेकंड में सेम, मतलब ये कहता है ये एरिया, ऐसे बोल सकते हैं आप, ट्रायंगल का एरिया, हाँ चलो एरिया आप बता सकता हो P1 यस मतलब सन, ये ऐसे ही लिखते हैं ना आप लोग, मैथ्स तो पढ़ते होगे भैया, इज इक्वल टू एरिया P3 यस P4, ये समझ में आ रहा है बच्चों, ये एरिया इतना इक्वल होना चाहिए, इक्वल इंटरवल, क्योंकि टाइम सेम लिया मैंने। तो क्या होता होगा, थोड़ा सोचा गया, अरे ये क्या होगा, तो मैंने बोला यार एक काम हो सकता है, जब भी मेरा जो प्लैनेट हो वो सन के करीब आएगा तब उसकी स्पीड बढ़ती होगी, देखो जूम, क्योंकि ज्यादा एरिया कवर करना है बच्चों उसको। सिंपल सी बात है यार कि यहां पे ये स्पीड सेम नहीं हो सकती, ये इसकी स्पीड हमने V1 बोली है, इसकी V2 बोली, तो V1 इज नॉट इक्वल टू V2 होगी, क्योंकि बच्चों समझ में आ रहा है कि ये ज्यादा डिस्टेंस कवर करना मतलब स्पीड बढ़ रही होगी, और इसकी स्पीड स्लो होती होगी बच्चों के सेकंड में, क्योंकि कम डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा। सोचा जाए तो अगर इस लॉ से सोच रहे हैं हम लोग, तो ये पता लग रहा है कि P1 से P2 जाने के लिए डिस्टेंस ज्यादा है और ये कम है बच्चों। कंसीडर करो कि ये समझो हमारा यहां पे 1 किलोमीटर डिस्टेंस है या 2 किलोमीटर है, ऐसे कंसीडर करते हैं, या 3 करते हैं, अच्छा 3 और यहां पे 2 किलोमीटर जाना, लेकिन टाइम दोनों टाइम सेम है बच्चों, यहां पे भी 1 सेकंड दिया वाला है, यहां पे भी 1 सेकंड है। इसका मतलब बच्चों यहां पे 1 सेकंड में 3 किलोमीटर जाना है और यहां 1 सेकंड में 2 किलोमीटर जाना है। ऑब्वियसली यहां पे आप लोगों को स्पीड बढ़ाना पड़ेगी, और ऑब्वियसली यहां पे हमारी जो भी प्लैनेट उसकी स्पीड कम होती होगी, क्योंकि बच्चों मुझे मैनेज करना है कोई भी हालत में, मेरी बात समझ में आ रही है, कोई भी हालत में मुझे यहां पे इसका एरिया और इसका एरिया सेम आना चाहिए और सेम टाइम में। मतलब ये बच्चों इसकी कहानी
कि यहां पे हमारी स्पीड बढ़ रही है और यहां पे सन के जब भी हम दूर जाते एपोजी पेरिजी, पता है ना, हाँ, जब भी नजीक होते सन के हमारी स्पीड बढ़ती है। ये इस लॉ से समझ में आता है। बात समझ में आ रही है? इसके पहले बहुत सारे कोपरनिकस, ये बहुत सारे साइंटिस्ट है बच्चों, उन्होंने कहा था कि सर्कल में रिवॉल्व होता है प्लैनेट, है ना, तो ये गलत बातें थी। तो केप्लर्स लॉ ने बहुत बड़ा इवोल्यूशन लाया कि यहां पे बताया गया उन्होंने कि हमारी जो स्पीड होती है, अगर आप सन के नजीक आते हो तो हमारी स्पीड इंक्रीज होती है और यहां पे स्पीड डिक्रीज होती है, कम होती है। क्यों बच्चों? क्योंकि एक लॉ है हमारा, इक्वल एरिया इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। इक्वल एरिया मतलब ये जो एरिया, अगर आप लोग देखोगे इसका एरिया अगर निकलता है तो 5 मीटर स्क्वायर, तो यहां पे भी 5 मीटर स्क्वायर इसका एरिया मिलेगा बच्चों। ये जो एरिया है और ये जो एरिया है, इन दोनों का एरिया सेम मिलेगा। क्यों बच्चों? क्योंकि टाइम सेम है तो आपको स्पीड बढ़ाना पड़ेगी। उसको एरियल वेलोसिटी भी कहा जाता है बच्चों। क्या कहा जाता है? एरियल वेलोसिटी। जैसे मैंने इसके पहले ठीक है ना, वेलोसिटी da/dt। बच्चों स्पीड सेम होती है क्या? यहां और यहां स्पीड सेम नहीं होती, एरियल वेलोसिटी सेम हो सकती है। ठीक है, एरियल वेलोसिटी सेम हो सकती है बच्चों, da/dt। अगर आप लोग इसका एरिया गिनोगे, जो भी होगा, इसको a1 मानो, इसको a2, तो इसका दोनों का एरिया सेम है। क्यों सेम है? समझ में आ रहा है बच्चों? क्योंकि इन दोनों का प्रोडक्ट मिला के मुझे अगर एरिया निकालना है तो dv इंटू dt ऐसे बोलो, या v इंटू dt, जो भी बोलना है। तो भले टाइम कम ज्यादा, टाइम सेम है तो वेलोसिटी में बदलाव लाना पड़ेगा। तो इसका जो एरिया है बच्चों, इक्वल एरिया यानी इक्वल इंटरवल, ये छोड़ दो, आपके काम का नहीं है, ठीक है ना, मुझे यही समझा के देना है। ये जो एरिया होता है सेम होता है बच्चों। किसी ने बताया कि चलो सर यहां बताओ, तो यहां आपको ऐसा करना पड़ेगा। देखो, तो ये जो है, ठीक है, ये भी एरिया सेम होगा, टाइम सेम होगा बच्चों। अगर यहां पे P3 P4 बोला, यहां पे P5 और P6 बोलना पड़ेगा फिर, है ना। तो जो टाइम है 1 सेकंड, 1 सेकंड में इक्वल एरिया कवर करना है। तो आपको यहाँ पे स्पीड बहुत ज्यादा, यहाँ पे थोड़ी कम, क्योंकि दूर जा रहे, देखो सन से दूर जा रहे, यहां सबसे कम होगी बच्चों। यहां से जैसे ही इधर आ गए स्पीड और इंक्रीज होगी आपकी, जैसे जैसे नजीक आओगे। बात समझ में आ रही बच्चों? इक्वल एरिया इंटरवल ऑफ टाइम में कवर करता है। इसी से बच्चों हम लोगों को इस लॉ से पता लगा कि जो प्लैनेट होते हैं सन के रिवॉल्व मूव करने वाले, जैसे कि अर्थ है, ठीक है, तो अर्थ की स्पीड कांस्टेंट नहीं है। सन के नजीक गया तो बढ़ती है, सन के दूर गई तो कम होती है। समझ में आ रहा है? इस चीज से पता लगा। ये आपका केप्लर्स का बच्चों सेकंड लॉ है और ये बहुत इंपॉर्टेंस है, ठीक है। नेक्स्ट है बच्चों आपके लिए थर्ड लॉ, जो लिखा है मैंने यहाँ पे, स्क्वायर ऑफ पीरियड। अगर लिखा जाए तो इसको सिंपल लैंग्वेज में t² डायरेक्टली प्रोपोर्शनल r³ ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है ना। स्क्वायर ऑफ पीरियड देखो, ऑफ रिवॉल्यूशंस अराउंड द सन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब है बच्चों। किसका है? मीन डिस्टेंस। जो डिस्टेंस होगा उसका मीन निकालना। मीन कैसे निकालते हैं बच्चों? मीन निकालते हैं r1 प्लस r2, है ना। r मीन निकालना है तो डिवाइड बाय 2, ऐसे मीन निकालते हैं। पता है ना आपको मीन निकालने का तरीका? कितने डिस्टेंस है डिवाइडेड बाय उतने करो। जैसे यहाँ पे 2 ही डिस्टेंस है, r1 r2, 2 डिस्टेंस, एक इधर होगा एक इधर। चलो तो बच्चों मैं आगे बढ़ाऊं। चलो इधर उधर बात करने से अच्छा है कि मैं डायरेक्टली लॉ पे आ जाऊं, कि इसको जो बच्चे पढ़ सकते हैं उनको ये लॉ लर्न करने की कोई जरूरत नहीं भैया। फिजिक्स में यही तो खासियत है कि कॉन्सेप्ट बढ़ाओ बच्चों, कॉन्सेप्ट को क्लियर करो बस। अब देखो इनका कहना है कि स्क्वायर ऑफ पीरियड ऑफ सैटेलाइट या पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन, जो भी बोलना है, स्क्वायर ऑफ पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन अराउंड द सन, इट डायरेक्टली, इसको क्या बोलते हैं बच्चों? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। क्या है बच्चों? क्यूब है। किसका है? डिस्टेंस का। लेकिन कौन सा डिस्टेंस है बच्चों? मीन वाला डिस्टेंस। कहां से? प्लैनेट टू सन। मेरा और आपका डिस्टेंस नहीं है भैया। बच्चों ये इक्वेशन कहां से आई होगी, क्या होगा, किस लिए लिखते इक्वेशन, मैं थोड़ा सा आप लोगों को यहां पे डिटेल्स में एक्सप्लेन करना चाहता हूं। अब देखो बच्चों, सिंपल सी बात है कि कोई चीज गोल घूम रही, एक्चुअली गोल नहीं घूमती है, पता होना चाहिए आपको। गोल घूमती है क्या? नहीं, इलिप्स में, ठीक है ना। तो ये हमारा सन है और ये प्लैनेट है बच्चों। ये प्लैनेट ये ऐसा जाना चाहिए बच्चों, जैसे कि कोई भी चीज आए तो सीधा जाना चाहिए, लेकिन बच्चों तो भी ऐसा मुड़ रहा है।
क्या रीजन है? क्योंकि बच्चों सन के पास एक फोर्स है और उस फोर्स का नाम है ग्रेविटेशन फोर्स। जब भी यहां आता है इधर जाना चाहिए था, तो भी बच्चों इसको यहां पे लाता है। कौन है बच्चों? ग्रेविटेशन फोर्स है। दोबारा यहां बच्चों इधर जाना चाहिए थी, स्पीड डायरेक्टली स्ट्रेट लाइन नहीं जाती, इसको घुमाता, और घुमाने वाला जो फोर्स है बच्चों, इस फोर्स का हमने नाम दिया है ग्रेविटेशन फोर्स। किसके पास है? सन और अर्थ दोनों के पास भाई। समझ में आ रहा है बच्चों? तो इसका मतलब ग्रेविटेशन फोर्स के कारण हमारे जितने भी प्लैनेट है वो चक्कर कटवा रहे, जुम 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 चक्कर कटवा रहे बच्चों। समझ में आ रहा है? ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि यहां पे ग्रेविटेशन फोर्स है। और जब भी कोई चीज गोल घूमती है, ध्यान देना बच्चों, कोई गोल घूमती है तो वहां पे एक फोर्स मैंने पढ़ा था, सेंट्रीपिटल फोर्स। कौन सा फोर्स है बच्चों? सेंट्रीपिटल फोर्स। तो इसीलिए मैं लिख सकता हूं यहां पे कि ग्रेविटेशन फोर्स इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स लिख सकता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला याद नहीं होगा बच्चों, मैं बता देता हूं, mv स्क्वायर डिवाइड बाय आर होता है। आर इज द डिस्टेंस बिटवीन, ठीक है। और यहां पे जी कैपिटल, कैपिटल एम, स्मॉल एम डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। बच्चों ये ग्रेविटेशन आपको मैं पढ़ा दूंगा, टेंशन मत लेना, ये चीज अगले लेक्चर में आने वाली है। मैं ये प्रूव करके देने की कोशिश कर रहा हूं, नहीं समझ में आया तो बिल्कुल टेंशन मत लेना भैया, आपके बुक्स में नहीं दिया है, लेकिन कंटेंट के साथ कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। चलो स्मॉल एम मर गया, एक आर मर गया बच्चों। वी स्क्वायर इज इक्वल टू जी एम बाय आर मिल रहा है, तो वी इज इक्वल टू रूट ऑफ ये मिलेगा जी एम बाय आर, जी एम बाय सॉरी ये आर। कोई शक है बच्चों? इस स्पीड को बच्चों, जो गोल घूमती स्पीड, उसको ऑर्बिटल स्पीड कहा जाता है। जो भी कोई प्लैनेट के आजू बाजू गोल घूम रही है चीज, प्लैनेट, हाँ मून घूमता है ना भैया, या सन के आजू बाजू में कोई, आजू बाजू नहीं, गोल घूमता होगा कोई प्लैनेट बच्चों, तब हम क्रिटिकल वेलोसिटी या ऑर्बिटल, क्रिटिकल वर्ड अलग लगता है इसलिए ऑर्बिटल वेलोसिटी नाम देते हैं हम लोग। तो चलो बच्चों मैं आगे बढ़ रहा हूं। आप लोगों को बच्चों स्पीड की डिफाइन मैंने पढ़ाई थी, याद है? याद है क्या है? डिस्टेंस अपॉन टाइम्स, ठीक है। वेलोसिटी रही तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ये बाकी बात की चीजें बाद में करेंगे भैया, बस डिस्टेंस अपॉन टाइम मैग्नीट्यूड फॉर्म में पढ़ रहे हैं, वो आपके लेवल पे नहीं, इसलिए मैं ज्यादा बात नहीं कर सकता हूं। बच्चों मुझे बताओ, मैंने अभी बताया एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन करना, बेसिक नॉलेज दिया था, पीरियड कहते उसको। तो इसीलिए वी डिस्टेंस कौन सा है बच्चों? एक जगह से कंप्लीट रिवॉल्यूशन करना, सर्कल में कर रहे हैं हम लोग, और सर्कल के लिए सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल होता है ट्वाइस पायर। पता है बच्चों आपको? पता ना हो तो पता करवा दो। सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल का फार्मूला है ट्वाइस पायर डिवाइड बाय टी, पीरियड के लिए टी, तो टी निकालना है, मैं निकालूंगा ट्वाइस पायर, और वी, ये ओनली वी नहीं बच्चों, ये वीसी है, ऑर्बिटल वेलोसिटी है। तो टी इज इक्वल टू ट्वाइस पायर, वीसी का फार्मूला मेरे पास ऑलरेडी तैयार है भैया, दिखाई तो दे रहा है, ओके ठीक है। देखो वीसी का फार्मूला रखा, क्या होगा बच्चों? टी इज इक्वल टू ट्वाइस पायर, डिवाइड का डिवाइड रहा तो होता है ये, डिवाइड को अगर मल्टीप्लाई करना है तो उसको खाली मुट को वेरीफाई, मतलब इनवर्स करना पड़ता है, उल्टा करना पड़ता है ना, न्यूमरेटर टू डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर टू न्यूमरेटर। चलो बच्चों ट्वाइस पाई, ये देखो ये आर बाई जी एम, इस आर को अंदर लेके गए तो स्क्वायर करना पड़ेगा बच्चों, रूट में लेके जा रहा हूं मैं, वाह वाह वाह। देखो यहां पे ट्वाइस पाई, ठीक है, रूट ऑफ ये आर आर क्यूब बच्चों, देखो एक ये दो और जी एम, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड करता हूं, देखो स्क्वेयर हो गया, इसका 2 का स्क्वायर, पाई का स्क्वायर, ये बाहर आ रहा है बच्चों, और ये आर क्यूब, समझ में आ रहा है ना, 2 का स्क्वायर 4, पाई का, ये रूट के अंदर है तो ये रूट के बाहर निकल जाएगा बच्चों, ये कांस्टेंट है, ये कौन है? कांस्टेंट। अरे 4 की वैल्यू 4 ही गई, पाई की वैल्यू 3.14 का स्क्वायर होता 9.86। जी इज द यूनिवर्सल ग्रेविटेशन बच्चों, इसकी वैल्यू अगर आपको याद करना है तो कर सकते हैं 6.67 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। और आपके मालूमात के लिए अगर अर्थ हो, अर्थ, तो अर्थ का मास भी फिक्स किया गया है बच्चों, वो है 6 × 10⁻24 केजी, एक्चुअली 5.99 होता है, हम लोग लेते हैं, ये सभी लोग कांस्टेंट है बच्चों। ये जो अर्थ है ना, अर्थ देखो ये आर हमारा, ये आर देखो यहां पे कम है बच्चों, ये कम है, बढ़ रहा है और बढ़ रहा है और बढ़ रहा है और बढ़ रहा है और बढ़ रहा है। तो बच्चों ये चीज ओनली कांस्टेंट नहीं है, इसलिए
टी स्क्वेयर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आर क्यूब, जो मैं बता रहा था आपको, ये लॉ थर्ड लॉ प्रूव करके दिया बच्चों। समझ में आ रहा है मेरे ख्याल से बच्चों? बहुत ही डिटेल में मैंने तीनों भी लॉ आप लोगों के दिमाग में डालने की कोशिश की है, तो आपको कितना नॉलेज गेन करना है आपके ऊपर डिपेंड है। अगला लेक्चर बच्चों आपको यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ जो है, न्यूटन साहब ने हम लोगों को जो लॉ दिया गया है उसके ऊपर डिटेल में न्यूमेरिकल्स, साथ में थ्योरी, साथ में इसके जो भी डेरिवेशन होगा उसको बहुत बढ़िया से हम लोग आपके सामने प्रेजेंट करने के लिए तैयार है बच्चों। तो आप लोग तैयार हो तो शेयर करना वीडियो को, ज्यादा से ज्यादा लाइक करना, और नहीं हो तो सब्सक्राइब भी करना मत भूलिए। चलो थैंक्स एंड बेस्ट लक फॉर योर स्टडी।